कल्पना कीजिए, रात का समय है, एक घना जंगल है और पुलिस की जीप आकर रुकती है। उसमें से 4 आरोपी एक एक करके उतरते हैं। चारों बिल्कुल एक ही दिशा में उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि हाँ, लाश वही है, हमने ही उसे जलाया था। राइट, एकदम फिल्मी सीन। बिल्कुल, फिल्मों में ये सीन आते ही ऐसा लगता है कि केस क्लोज हो गया। दर्शकों को लगता है कि अब तो मुजरिम फंस गए, लेकिन असल जिंदगी में और खासकर सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखा जाए तो चारों का एक साथ एक ही जगह पर उंगली उठाना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एकदम सही बात है। बाहर से देखने पर ये जो ठोस दीवार लगती है ना कि 4 लोग हैं, एक ही बयान है, एक ही जगह है, वो अदालत की क्रॉस एग्जामिनेशन की भट्टी में जाते ही बिल्कुल रेत की तरह बिखर जाती है। हाँ, वो तो है। और जो केस बाहर से ओपन एंड शट लग रहा होता है, वो पुलिस की उसी ओवर स्मार्टनेस की वजह से कोलैप्स कर जाता है। और आज हम जिस मामले की गहन चर्चा करने वाले हैं, वो बिल्कुल इसी ड्रामेटिक सिचुएशन पर बेस्ड है। मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद अहम और हालिया फैसला है, आनंद जगप्पा पुजारी बनाम कर्नाटका राज्य 2026। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये। मैं सच कहूं तो इस जजमेंट को लेकर मैं थोड़ी ज्यादा ही इन्वेस्टेड हूं, क्योंकि मेरा अपना एक मामला भी बिल्कुल इसी तर्ज पर उलझा हुआ है। अच्छा। हाँ, उस केस में भी पुलिस ने कई आरोपियों का एक जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब संयुक्त बयान, अदालत में पेश कर दिया है। तो मुझे ये समझना है कि ये फैसला मेरे जैसे मामलों के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंता एकदम जायज है। पुलिस जो ये बंडल बनाकर सबूत पेश करती है, उसकी असल कानूनी अहमियत आखिर होती क्या है? देखिए, आज हम इसी पूरे जजमेंट का एकदम बारीकी से पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा मेन फोकस ये समझना होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो पुरानी धारा 27 थी, जिसे अब हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSI की धारा 23 कहते हैं। एग्जैक्टली, उसके तहत पुलिस के सामने दिए गए इन जॉइंट स्टेटमेंट्स का एक्चुअल मैकेनिज्म काम कैसे करता है। और सबसे जरूरी बात, पुलिस जांच में जो शॉर्टकट अपनाती है, वो बचाव पक्ष के लिए एक ढाल कैसे बन सकता है। राइट, तो सीधे इस केस के फैक्ट्स पर आते हैं। ये मामला 2013 का है, कर्नाटक का। 23 मार्च को एक महिला अचानक गायब हो जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है और 4 दिन बाद जंगल के एक सुनसान इलाके में उस महिला का जला हुआ कंकाल मिलता है। बहुत ही डरावना सीन रहा होगा। बिल्कुल। अब प्रोसिक्यूशन की थ्योरी ये थी कि मृतक महिला के अपने ही भाई ने उससे भारी मात्रा में कर्ज लिया था और काफी सोना भी लिया था। मोटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश। हाँ, और जब पैसे लौटाने का दबाव बढ़ा तो उसने कर्ज चुकाने से बचने के लिए 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने अपनी ही बहन का अपहरण किया, उसकी हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। फैक्ट्स बहुत ही संगीन है, और चूंकि हम 2026 के कानूनी परिदृश्य में इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमें इस पूरे घटनाक्रम को नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के लेंस से देखना होगा। हाँ, धाराओं के नंबर तो अब बदल गए हैं ना? बिल्कुल। जैसे हत्या जो पहले 302 थी, अब BNS की धारा 103 सबसेक्शन 1 है। ओके। अपहरण अब BNS धारा 140 है। साक्ष्य मिटाना धारा 238 बन गया है, और आपराधिक साजिश धारा 61 सबसेक्शन 2 है। एक सेकंड, यहाँ मेरा एक व्यावहारिक सवाल है। जी पूछिए। ये धाराएं बदल जाने से, मतलब कागजों पर नंबर बदल जाने से, क्या अपराध की गंभीरता या पुलिस के साबित करने के तरीके में कोई बदलाव आता है? नहीं, यहीं पर अक्सर गलतफहमी होती है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ अभी भी वैसा ही है। एग्जैक्टली। कानून का भारी ढांचा या नाम भले ही बदल जाए, लेकिन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होगा, वो अपनी जगह पर एकदम अड़े गए। राइट, संदेह से परे साबित करना ही होगा। हाँ, जब कोई सीधा चश्मदीद गवाह नहीं होता, जैसा कि इस केस में था जहां सिर्फ एक कंकाल मिला, तो पुलिस को सबूतों की एक अटूट कड़ी पेश करनी होती है, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। बिल्कुल, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और इसी कड़ी को पूरा करने की जल्दबाजी में पुलिस वो गलती कर बैठती है जिसने आपको अपने केस को लेकर इतना परेशान कर रखा है। हाँ, और सच कहूं तो वही मेरा सबसे बड़ा डर है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों ने उन चारों आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुना दी थी। कन्विक्शन हो गया था। और उस कन्विक्शन का सबसे बड़ा आधार क्या था? प्रोसिक्यूशन का ये दावा कि उन चारों ने एक साथ जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। यही सबसे ट्रिकी पार्ट है। पुलिस की कहानी ये थी
कि वे चारों आरोपियों को एक ही गाड़ी में बैठा कर ले गए। पहले एक आरोपी उतरा, उसने जगह दिखाई, फिर बाकी तीनों को भी एक एक करके बाहर लाए और उन तीनों ने भी बिल्कुल उसी जगह की ओर इशारा किया। एक के बाद एक सेम जगह पर। हाँ, ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब तो कोई बचाव बचा ही नहीं। अगर 4 लोग खुद पुलिस को स्पॉट दिखा रहे हैं तो वो तो केस को पूरी तरह सील कर देता है ना। मैं इसी बात से बहुत डरी हुई हूँ। शांत हो जाइए, मैं समझाता हूँ। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कानून की उस धारा के बिल्कुल बेसिक्स में जाना होगा जिस पर यह इन्वेस्टिगेशन टिकी होती है, BSA की धारा 23, जिसे तथ्यों की खोज या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहा जाता है। सही कहा। हमें यह समझना होगा कि कानून ने यह धारा बनाई ही क्यों थी। सामान्य नियम यह है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी बयान अदालत में रद्दी के बराबर है, क्योंकि वहां पुलिस दबाव डाल सकती है या डरा धमका सकती है। बिल्कुल, कोई भी पुलिस के सामने डर के मारे कुछ भी कबूल कर सकता है। लेकिन धारा 23 एक बहुत ही नैरो एक्सेप्शन है। मतलब वो एक छोटी सी खिड़की है जो पुलिस को दी गई है। हाँ, वो खिड़की ये कहती है कि अगर आरोपी के बयान से पुलिस को कोई ऐसा नया ठोस तथ्य मिलता है जो पहले से किसी को नहीं पता था, जैसे छुपाया हुआ हथियार या इस केस की